गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पावर शेयरिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो हम ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नाम से ही पता चलता है चैप्टर के पावर शेयरिंग मतलब अपनी पावर्स को शेयर करना। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारा ये चैप्टर या हमारे बुक में हम डेमोक्रेसी की जर्नी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगर हम पावर शेयरिंग को डिस्कस करें तो इंडिया में 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड है, एज हमें पहले से पता है, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। इस चैप्टर में हम बेसिकली पावर शेयरिंग डिस्कस करेंगे टू इम्पॉर्टेंट स्टोरी के हेल्प से, वो है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। कमिंग टू द फर्स्ट वन, बेल्जियम की डिस्कस करते हैं या बेल्जियम के बारे में डिस्कस करते हैं। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की। अगर साइज़ की बात करें तो स्मॉलर देन हरियाणा, और इसकी बाउंड्रीज़ की बात करें तो ये फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के आसपास रहता है। और इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 1 करोड़ पॉपुलेशन है, जो आधी पॉपुलेशन है हरियाणा की। एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें कि यहाँ पर कितने परसेंट में लोग रहते हैं, तो एथनिक कॉम्पोजिशन जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और उनका जो लैंग्वेज है, वो बोली जो बोलते हैं वो डच बोलते हैं। और 40% के जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन से बिलोंग करते हैं, और वो जो बात करते हैं, जो स्पीक करते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। और बचे इसमें सिर्फ 1% लोग, वो बेसिकली है जर्मन्स, जो पिंक कलर में शो किया है, ये जर्मन्स है, जो सिर्फ 1% है पूरे। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बहुत कम परसेंट यहाँ पर जर्मन्स रहते हैं। अगर हम इसी में कैपिटल की बात करें, क्योंकि यहाँ का जो कैपिटल है वो ब्रूसेल्स है, ये ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेंटर में। ये एक यहाँ का कैपिटल है, इसे ब्रूसेल्स कहा जाता है। और यहाँ पे 80% पीपल क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग डच बोलते हैं। अगर तुम्हें समझ में आया होगा तो इसमें एक कॉन्सेप्ट बता रहा है कि जो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में थे वो कैपिटल में जाकर माइनॉरिटी में हो जाते हैं, और जो पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में थे वो कैपिटल ब्रूसेल्स में मेजॉरिटी में हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक यू कैन से वॉर टाइप में स्टार्ट हो जाता है लोगों के बीच में, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है लोगों के बीच में। और अगर हम डिस्कस करें तो जो फ्रेंच लोग थे वो काफ़ी रिच और पावरफुल थे, और डच स्पीकिंग लोग रिच नहीं थे, मगर धीरे धीरे इन्होंने बहुत काफ़ी एजुकेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया था। इस तरह से अगर हम देखें तो 1950s और 60s में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका था बेल्जियम में, और ये इतना सीरियस हो चुका था, स्पेशली ब्रूसेल्स कैपिटल में तो बिल्कुल मारा मारी की स्थिति आ चुकी थी। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ये सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होते जा रहा था, और इसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। मगर इससे हमें ये कंक्लूशन मिलता है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, दैट इज़ वहाँ की गवर्नमेंट ने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया। अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर एकोमोडेशन को एक्सेप्ट किया गया, एकोमोडेशन इन बेल्जियम हुआ। तो एकोमोडेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या क्या क्या ये लोगों ने किया, वो हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली बेल्जियम में हमने देखा कि बहुत प्रॉब्लम हो चुका था, लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो चुके थे, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में वॉर हो रहा था। मगर बेल्जियम लीडर्स ने, जो वहाँ के लीडर्स थे, वो लोग ने एक नया सॉल्यूशन निकाला। वो लोग ने समझा कि हमारे पास रीजनल डिफरेंस ज़्यादा है, कल्चर अलग अलग है, डाइवर्सिटी बहुत सारी है। इसीलिए वो लोग ने 1970 और 1993 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम चेंजेस लाया, 4 टाइम उसमें चेंजेस किया। और वो पॉइंट हमारे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एलिमेंट है बेल्जियम मॉडल के, 4 पॉइंट डॉटेड पॉइंट से तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल रख दिया गया। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, और कुछ स्पेशल लॉज भी बनाए गए। ऐसे बहुत सारे कानून बना दिए गए कि कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप या कोई भी प्रॉब्लम ना हो, दोनों को इक्वल सीट कर दिया। और अगर कोई चीज़ों को पास करना है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में या वहाँ के पार्लियामेंट में, अगर किसी चीज़ों को पास करना हो तो विदाउट सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि दोनों कम्युनिटी के मेंबर सेम थे। तो एटलीस्ट हम गेस कर सकते हैं 60 to 75% की तो हमें मेजॉरिटी चाहिए ही।
इसीलिए कोई एक सिंगल कम्युनिटी कोई भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। अगर कोई डिसीजन लेना है तो दोनों को मिलकर डिसीजन लेना होगा। सेकेंड पॉइंट, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। और ये बहुत अच्छा काम किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल नहीं बना दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारी पावर्स दे दी गई। और स्टेट गवर्नमेंट किसी के सबऑर्डिनेट में काम नहीं करेगा, किसी के दबाव में नहीं काम करेगा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में काम करेगा। वो एक इंडिपेंडेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, अपने स्टेट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। थर्ड पॉइंट की अगर हम डिस्कस करें तो ब्रुसेल्स की बात करते हैं, जो एक कैपिटल था। ओके, यहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने एक्सेप्ट कर लिया डच को, और डच ने भी एक्सेप्ट कर लिया फ्रेंच लोगों को, और दोनों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन बना दिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे दोनों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए मान गए थे, क्योंकि वो लोग ने ये सोचा कि अगर वो हमें पूरे ब्रुसेल्स, पूरे हम अगर डिस्कस करें पूरे रीजन में, पूरे बेल्जियम में अगर हमें इक्वल स्टेटस दे रहे हैं, तो हम ये ब्रुसेल्स में भी उन्हें इक्वल स्टेटस देने के लिए तैयार हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हुआ। और एक ख़ास बात और यहाँ पर कर दिया गया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें एक खास काम और किया गया, वो फोर्थ पॉइंट है। यहाँ पर एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी गई। जैसे हमें पता है पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड फॉर्म क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी गई, वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। और यहाँ पर जो इलेक्टेड लोग थे वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करते, जैसे हमने देखा जर्मन जो बहुत कम थे पॉपुलेशन में, तो यहाँ पर उनके लिए भी प्रिजर्वेशन रखा गया कि फ्यूचर में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पावर शेयरिंग जो था वो रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज के इशू पर उन्हें भी एक कम्युनिटी बना दी गई, उनका भी इंपॉर्टेंस दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें दिखने में लगता है कि ये मॉडल कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम डिस्कस करें बेल्जियम मॉडल की तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं और यहाँ काफ़ी सक्सेसफुल डेवलपमेंट भी हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ की सिचुएशन ऐसी थी कि लोग मारा मारी करने के लिए तैयार थे, मगर आज हम देख सकते हैं कि कितना बेल्जियम में काफ़ी डेवलप्ड कंट्री हो चुका है। और ब्रुसेल्स की बात करें तो आज ये टाइम पे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि ब्रुसेल्स कितना डेवलप अपने आप को उसने कर लिया। जहाँ पर एक मारा मारी करने की पोजीशन आ चुकी थी, लोग फाइटिंग करने के लिए तैयार थे, वहाँ पर इतनी शांति से सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जो स्टोरी है श्रीलंका की। श्रीलंका की अगर हम डिस्कस करें, ये भी हम पावर शेयरिंग के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। जैसे हमने बेल्जियम में देखा कि गाँव वहाँ के लीडर्स ने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब हम डिस्कस करते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ। अब श्रीलंका की सिचुएशन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ये एक आइलैंड कंट्री है जो कुछ ही किलोमीटर है तमिलनाडु से। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, अप्रॉक्सीमेट हरियाणा की इतनी। और श्रीलंका में बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। अगर डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो ये हमें मैप क्लियर करता है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी कितनी है, कितने सारे लैंग्वेज के लोग यहाँ पर रहते हैं। 74% यहाँ पर सिन्हाला स्पीकर्स हैं, 18% तमिल स्पीकर्स है। और तमिल में भी अगर हम डिवाइड करें तो 2 सब ग्रुप्स में तमिल लोग डिवाइडेड थे। श्रीलंकन तमिल्स थे और इंडियन तमिल्स थे। ओके, और इंडियन तमिल्स कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और वो यहीं पर अब रहना स्टार्ट कर चुके थे श्रीलंका में ही। तो अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी, जो सिन्हाला लोग थे, जो 74% के लोग थे, वो बुद्धिस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते थे। और जो तमिल्स यहाँ पर थे, जो 18% तमिल्स थे, वो कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम्स थे। और 7% क्रिश्चियन भी यहाँ पर लोग अवेलेबल थे, 7%। और वो हम गेस कर सकते हैं कि वो तमिल भी थे और सिन्हाला भी, वो दोनों ही बात कर सकते थे या उन्हें दोनों भी आती थी। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो श्रीलंका का जो सिस्टम है यहाँ पर क्या अडॉप्ट किया गया है। यहाँ का भी हमने देखा कि कितनी प्रॉब्लम है। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला 1948 में। यहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका को प्रैक्टिस किया गया। यहाँ पर इस फॉर्म से गवर्नमेंट बनाई गई और क्या किया गया, क्या हुआ यहाँ पर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर श्रीलंका की डिस्कशन करें तो इंडिपेंडेंस इन्हें 1948 में मिला। और जो यहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, ये लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, हमें पता है 74% थी। ये डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिए, लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिए, ओवर रूल करना स्टार्ट कर दिए। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिन्हाला की सुप्रीमेसी बढ़ती गई, ये लोग अपने आप को बहुत सुप्रीम बनाते गए। और इन ईयर 1956 में सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया।
सिन्हाला स्पीकर्स जो थे वो उसे ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिए 1956 में। बिल्कुल जो तमिल्स थे उनको कंटिन्यू अवॉइड करे थे ये लोग, अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर। और जैसे जैसे अगर हम बात करें एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी की पोजीशन में, तो सिन्हाला को बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी और वहाँ पे तमिल्स को बिल्कुल अवॉइड कर दिया जा रहा था। और देखते देखते वो कुछ लोगों का ध्यान दे रहे थे, बुद्धिज़्म को फोस्टर कर रहे थे, मगर बाकी लोगों को बिल्कुल अवॉइड करते जा रहे थे। और जो तमिल्स थे वो बिल्कुल अकेले हो चुके थे, इतने अकेले हो चुके थे कि उन्हें वो श्रीलंका में रहना भी अब पसंद नहीं था। तो उन्हें लगा कि उन्हें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, या तो हमें इक्वल राइट मिले, हमें जॉब भी चाहिए, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। इसीलिए से जो श्रीलंकन तमिल्स थे ये लोग ने एक पार्टी को लॉन्च कर दिया, जैसे हम देखते हैं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में बनी है, वैसे ये लोग ने एक तमिल्स की एक पार्टी को फॉर्म कर दिया। और वो पार्टी ने अपना, यू कैन से, अपना फॉरवर्ड किया कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पर सिन्हाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, वैसे ही तमिल्स को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एजुकेशन में, जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बट ये जो पार्टी बनाई गई है काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हुई। 1980s की बात करें तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनता गया, बट ये 1980s में एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलेम स्टेट बनाने का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। अब यहाँ के लोग ये चाहते थे कि अब उन्हें एक नया देश बनाकर मिल जाए। श्रीलंका में एक साइड में एक नया देश, एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहने लग गए, क्योंकि उन्हें वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब थे श्रीलंका में। अब वो एक नया नेशन की, एक नए स्टेट की डिमांड करना स्टार्ट कर चुके थे। और इतना डिस्ट्रस्ट उनके बीच में बढ़ गया, सिन्हालास के बीच में, तमिल्स के बीच में, कि यहाँ पर वॉर हो गया। और वॉर, स्पेशली वॉर हो चुका था, वो सिविल वॉर था। सिविल वॉर की अगर हम डिस्कशन की बात करें तो सिविल वॉर एक वैसा सिस्टम है जहाँ पर वहाँ के आपस के लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। सिविल वॉर का एक डेफिनेशन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री। अपोजिंग ग्रुप दोनों अलग अलग ग्रुप से हैं, मगर वो लोग एक ही देश के लोग हैं और वो फाइटिंग करते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर सिविल वॉर की कंडीशन आ चुकी थी। अगर हम डिस्कस करें तो 1000 लोग यहाँ पर मर चुके थे, बहुत सारे लोग मर चुके थे, बहुत सारे लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा था। और इस तरह से अगर सिविल वॉर की बात करें तो एक टेरिबल सेटबैक हो गया, बहुत पीछे चला गया श्रीलंका की। अगर हम बात करें जहाँ पर बेल्जियम ने इतना प्रोग्रेस किया, वहीं पर श्रीलंका पीछे चला जाता रहा। चाहे सोशल की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें, श्रीलंका ने बहुत प्रॉब्लम फेस किया और काफ़ी नुकसान उससे कंटिन्यू फेस करना पड़ा। मगर ये सब कुछ धीरे धीरे टाइम के साथ ख़त्म हो गया। 2009 तक एक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मगर अगर हम इसे कंपेयर करें ये दोनों स्टोरी को, तो हमने देखा कि कैसा प्रॉब्लम श्रीलंकन ने फेस किया, कैसा प्रॉब्लम तमिल्स श्रीलंकन ने फेस किया, कैसा प्रॉब्लम बेल्जियम ने फेस किया। तो हमें इससे ये पता चलता है कि दोनों जगह पे पावर शेयरिंग को कैसे यूटिलाइज़ किया। यहाँ पर अगेन हम डिस्क्राइब करें तो बेल्जियम में हमने देखा कि यहाँ पर कम पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स थी, मगर यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट किया, अकोमोडेशन इन बेल्जियम में अडॉप्ट किया, मतलब सबको इक्वल पावर देने का डिसीजन लिया। मगर अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की स्टोरी में यहीं पर है। तो श्रीलंका की बात करें, मगर श्रीलंका ने वो काम नहीं किया। श्रीलंका ने मेजॉरिटी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और वो उसी के अपने मन के अकॉर्डिंग अपने नेशन को चलाना स्टार्ट किया। और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, लोगों के बीच में वॉर हो गया, आपस में ही लोग लड़े और आपस में ही लोग मर गए, और इसकी वजह से देश काफ़ी पीछे चला गया। वहीं पर बेल्जियम आज एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और श्रीलंका काफ़ी पीछे जा चुका था, मगर डेवलपमेंट श्रीलंका ने भी काफ़ी किया है। ओके, तो ये यहाँ पर हमारी ये श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी ख़त्म होती है। ओके, सो आई होप तो मेरी स्टोरी से ये समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कितना ज़रूरी है। विदाउट पावर शेयरिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो अगर देश को यूनाइट रखना है या देश को एक साथ लेकर चलना है तो सारी ही कल्चर, रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस देना होगा, जो कि श्रीलंका ने नहीं किया और उसका उसे नुकसान भुगतना पड़ा है। ओके, तो इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं हमारी स्टोरी को। अब डिस्कस करते हैं वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग हमारे लिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिकॉज पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसे 2 रीज़न से डिवाइड किया गया है, दैट इज़ प्रूडेंशियल रीज़न एंड सेकेंड वन इज़ मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न की बात करें तो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, बिकॉज ये कभी भी रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप। जब लोगों में झगड़ा होता है तो ये काफ़ी रिड्यूस करता है।
और कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी वायलेंस में भी कन्वर्ट हो जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, लोग गवर्नमेंट भी नहीं चलने देते जब ये सब प्रॉब्लम्स आती है। तो पावर शेयरिंग एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए भी, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी। सो इस तरह से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को, अगर मेजॉरिटी को इम्पोज किया जाए, मेजॉरिटी की मर्ज़ी को अगर चलाया जाए तो ये शॉर्ट रन में अच्छा हो सकता है, मगर लॉन्ग रन में ये प्रॉब्लम होगा। जैसे हमने श्रीलंका में देखा कि कुछ टाइम तक वहाँ पर के लोगों ने नहीं बोला जब सिन्हाला को वहाँ का क्या यू कैन से ऑफिशियल लैंग्वेज बना गया, मगर धीरे धीरे काफ़ी लॉन्ग रन में ये इनफेक्टिव होता गया। इसी तरह से अगर हम मॉरल रीज़न की बात करें तो पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेमोक्रेसी में, बिकॉज पीपल हैव राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। और इसमें डेमोक्रेसी के फॉर्म में बेस्ट हमें पता है कि कोई भी अपने मन के फॉर्म, अपने अकॉर्डिंग, अपने फॉर्म से गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकता है, अपने सिस्टम से, अपने इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकता है। और इसीलिए हम काफ़ी सक्सेसफुल है मॉरल रीज़न में भी डेमोक्रेसी में। इसीलिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत डिज़ायरेबल है, और विदाउट पावर शेयरिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पावर शेयरिंग फॉर्म्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगेन अगर हम डायरेक्टली फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की डिस्कस करें तो हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जहाँ पर लोग सेल्फ ही गवर्नड होते हैं, लोग अपने मर्जी के अकॉर्डिंग लोगों को सेलेक्ट करते हैं और वही शेप करते हैं ओपिनियन, बिकॉज अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो वो गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं, इसीलिए वो शेप करते हैं पब्लिक के ओपिनियन को। इसी तरह से पावर शेयरिंग के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो बेसिकली हम फर्स्ट के फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम डिस्कस करें पावर शेयरिंग, जो फर्स्ट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है, इससे हम डिस्कस करें तो इसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। क्योंकि सबसे खास बात, इसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही लेवल में लोग खड़े होते हैं। अगर डिस्कस करें लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की या जुडिशरी की, ये तीनों एक ही लेवल के गवर्नमेंट, ये लोग हॉरिजॉन्टली एक लाइन में खड़े हैं और ये एक ही ऑर्गन्स है जिसके ऊपर ये सेम लेवल पे काम करते हैं, और ये तीनों में से किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। ओके ये एक दूसरे को हमेशा टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। अगर लेजिस्लेचर में कोई मिस्टेक हो तो जुडिशरी करेक्ट करेगा, अगर एग्जीक्यूटिव में कोई मिस्टेक हो तो लेजिस्लेचर चेक करेगा। तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे को हमेशा चेक करते हैं, इसीलिए से यहाँ पर एक बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग भी क्रिएट होता है। तो इस स्टडी में हमने देखा कि गवर्नमेंट या मिनिस्टर्स या जितने भी लोग पावर शेयरिंग में होते हैं या पार्लियामेंट में होते हैं, ये एक दूसरे के हेल्प से चलते हैं। जजेस भी जो अपॉइंट होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव के थ्रू होते हैं, या अगर कहीं भी फंक्शनिंग में गड़बड़ी होती है जो जुडिशरी उसे चेक करता है। ये अरेंजमेंट टाइम टू टाइम होता रहता है। तो इसीलिए ये फर्स्ट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग को, इसे वर्टिकल पावर शेयरिंग कहा जाता है, या पावर शेयरिंग कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। ये डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं, उसे वर्टिकल पावर शेयरिंग कहा जाता है। सो इंटायर कंट्री गवर्न टू इट स्टेट लेवल, हर लेवल में लोगों को डिवाइड किया गया है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में इसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इंडिया में फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम मीन्स व्हाट, सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे लोकल बॉडीज़ है। तो इस तरह से ये लोग ने ये बताया है कि इंडिया में अगर हम डिस्क्राइब करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, मुझे सबसे टॉप लेवल पे है। उसके बाद में रीजनल लेवल पे भी लोग काम करते हैं, उससे हम स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और बहुत जगह सारे जगह पे इसके अलग अलग नाम हैं। सो इंडिया में ये स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे काम करते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं इसमें डिफरेंट नेम है। इसीलिए बेल्जियम में हमने देखा या श्रीलंका में हमने एग्जाम्पल देखा कि कैसे वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को बेल्जियम ने इंपॉर्टेंस दिया, मगर श्रीलंका ने उसे नहीं दिया इंपॉर्टेंस। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि और भी जगह पे और भी छोटे लेवल्स बनाए गए हैं कि काम को आसानी से डिवाइड किया जाए, काम को आसानी से किया जाए। तो म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई गई है, पंचायत बनाया गया है, और इससे हमने पॉलिटिकल पावर शेयरिंग, या हम बोल सकते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहा है। अब थर्ड की बात करते हैं। पावर शेयरिंग में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यहाँ पर सोशल ग्रुप्स में भी पावर को शेयर किया गया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, यस और नो। सो यहाँ पर हमने देखा कि कंट्रीज़ में लीगल अरेंजमेंट, सोशली वीकर सेक्शन,
जो लोग थे या लेजिस्लेचर में एडमिनिस्ट्रेशन में जो वीकर सेक्शन के लोग थे या जो कम्युनिटी छोटी कम्युनिटी थी उन्हें भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया। तो ये काफ़ी अरेंजमेंट अच्छा होता है, कोई भी अकेला फील नहीं करता है, कोई नेशन में कोई अकेला फील नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा और माइनॉरिटी को भी काफ़ी अच्छा चांस या सपोर्ट या पावर्स भी मिलता है। अब डिस्कस करते हैं लास्ट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज पावर शेयरिंग कैन बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। इन डेमोक्रेसी अगर हम डिस्कस करें तो हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे कॉन्टेंटर्स है पावर शेयरिंग में, बहुत सारे लेवल है पावर शेयरिंग में। तो बहुत सारी कंपटीशन को हम देखते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो, चाहे प्रेशर्स ग्रुप में हो या कोई मूवमेंट में, बहुत सारा हम एक टाइप का कंपटीशन को देखते हैं। और पावर्स किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं रहता है, पावर्स हमेशा चेंज होता रहता है। पावर शेयरिंग डायरेक्ट कभी कभी अलायंस से भी फॉर्म होता है, क्योंकि पावर शेयरिंग किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं रहता। कभी कभी लोग पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस फॉर्म करते हैं और इस तरह से वो अपने कोलिशन गवर्नमेंट को चलाते हैं। जब उनका गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है वो कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू अपने पावर्स को शेयर करके अपने गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसीज़ में जो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, फार्मर होते हैं या बहुत सारे वर्कर होते हैं, उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ये भी डिसीजन को चेंज करते हैं, डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे टाटा है, अंबानी है, ये भी गवर्नमेंट की डिसीजन को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा शेयर ये बड़े कंपनीज या बिजनेसमैन भी करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि काफ़ी इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो आई होप यहाँ पर चैप्टर एंड होता है और यहाँ पर हमारा समरी भी ख़त्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।